हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्ट। जाहिर है ये फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी का चैप्टर है किंगडम प्रोटेस्टा। तो इस किंगडम प्रोटेस्टा का एक लेक्चर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने प्रोटेस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ में उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और कुछ बेसिक टर्म्स भी हमने पढ़े थे। आज हम किंगडम प्रोटेस्टा को के अंदर जो कैटेगरीज है, जो ग्रुप्स है, प्रोटेस्ट के अंदर जो ग्रुप्स है वो पढ़ेंगे और उनमें से सिर्फ एक ग्रुप प्रोटोजोआन को जाके स्टडी करते हैं। तो ये जनाब मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो हमारे पास 3 ग्रुप्स है प्रोटेस्ट के अंदर। पहला जो है उसका नाम है प्रोटोजोआन, दूसरा जो है उसका नाम है एल्गी और थर्ड जो है वो स्लाइम मोल्ड। उस लेक्चर में पहले भी हमने ये जिक्र किया था कि एल्गी जो है ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट तो नहीं है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। और स्लाइम मोल्ड ओमिकोटा ये फंजाई तो नहीं है लेकिन फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म है। इस तरह से प्रोटोजोआ एनिमल्स नहीं है लेकिन ये एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिज्म, एनिमल की तरह ऑर्गेनिज्म है। तो ये 3 ग्रुप्स थे। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले प्रोटोजोआ की तरफ। तो आज एल्गी को नहीं पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड को भी नहीं पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ को सिर्फ इसको ही हम लोग जाके पढ़ते हैं। प्रोटोजोआ को पढ़ने के लिए हमारे पास मजीद ग्रुप्स है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आ जाते हैं इसके नाम की तरफ। के प्रोटोजोआ का नाम क्यों रखा गया है। असल में प्रोटो जो है ये फर्स्ट को बोलते हैं, फर्स्ट या प्राइम को आप बोल सकते हैं, फर्स्ट या प्राइम। और जोआ जो आप देख रहे हैं, जोआ जो है ये एनिमल को कहते हैं। तो फर्स्ट एनिमल पूरा नाम है, प्रोटोजोआ का पूरा नाम आया फर्स्ट एनिमल। ये जाहिर है एनिमल के कैटेगरी में पहले एनिमल है जो जमीन पर आए हैं, इसी इसका नाम प्रोटोजोआ रखा गया है। अब इस प्रोटोजोआ के बारे में हम आपको इससे पहले के सारे ग्रुप्स भी आपको पढ़ाए प्रोटोजोआ के बारे में, लेकिन हम आपको प्रोटोजोआ से रिलेटेड एक समरी आपको बताएंगे कि प्रोटोजोआ के हवाले से बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके काम आएंगे एग्जाम में लिखने के लिए। तो वो पॉइंट्स में से सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है, वो है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है कि ये जानदार कहाँ पे मिलते हैं। तो मोस्टली ये एक्वस हैं। एक्वस का मतलब है कि ये पानी के अंदर रहते हैं, और पानी जो है वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मेरीन भी हो सकता है। तो ये दोनों में आपको मिलेंगे ये जानदार। इसके अलावा इन जानवरों का जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा स्पेशल है। लाइफ स्टाइल में आपको जो है इसमें से अक्सरियत में जो है यूनिसेलुलर नज़र आएंगे, अक्सरियत में मेजॉरिटी जो है वो आपको यूनिसेलुलर नज़र आएंगे। बाज़ जगहों पर ऐसे है कि आपको सिंपल मल्टी से कॉलोनियल की शक्ल में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कॉनोफ्लैजेलेट एक जूफ्लैजेलेट है, वहाँ पर हमने आपको देखा था। तो ये पॉइंट आपका बड़ा स्पेशल है कि प्रोटोजोआन मेजॉरिटी आर यूनिसेलुलर। स्टूडेंट्स को एग्जाम में लिखने के लिए पॉइंट्स चाहिए, तो आपको पॉइंट्स नोट करने हैं इस चैप्टर में खासकर। तो ये भी एक पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटोजोआ में से कुछ ऐसे प्रोटोजोआन हैं जो कि फ्री लिविंग है। और फ्री लिविंग क्या है, मतलब वो अपना खुराक का बंदोबस्त खुद करते हैं, किसी दूसरे जानदार का मोहताज नहीं। ना एज अ पैरासाइट काम करेंगे, ना वहाँ से एज अ पार्टनरशिप में काम करेंगे। तो फ्री लिविंग का मतलब ये है कि बिल्कुल अपने लिए या अपना आसपास कहीं पर कोई ऐसे मरे हुए गले सड़े हुए चीज़ें हैं या कोई डेड पार्टिकल्स है उनको खा लेते हैं, ठीक है, उनका खुराक शुद्ध तैयार कर ले, फ्री लिविंग। इसका जो अपोजिट है वो है पैरासाइट, पैरासाइटिक। मतलब इसी खानदान में कुछ ऐसे जानदार है जो पैरासाइटिक है, मतलब वो किसी दूसरे जानदार के बॉडी के अंदर या बाहर रहकर अपना खुराक हासिल करते हैं, जिसका हम आपको आगे भी बता देंगे। तो ये भी इसके अंदर आ रहे हैं इस तरह के जानदार। और आपको यहाँ पर कुछ तो म्यूचुअलिस्ट नजर आएंगे। म्यूचुअलिस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 जानदार होंगे,
वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे या फिर एक को फ़ायदा पहुंचेगा, दूसरे को न नफ़ा न नुकसान पहुंचेगा। इसका जिक्र ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, लेकिन आज फिर आपको प्रोटोजोआ के हवाले से स्पेसिफिकली और पॉइंट्स भी आपको बता दिया। तो ये हैबिटेट और स्टाइल के हवाले से। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि इनके अंदर लोकोमोशन का क्या हिसाब किताब है। लोकोमोशन का, इस खानदान के अंदर जो जानदार है वो मूव कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भाई ये एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट है। तो अगर ये एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट है तो फिर इनको मूवमेंट तो होनी चाहिए। दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। सो आपने ये देखना है कि किस तरीके से मूव करते हैं। उनका अपने नाम याद रखना है, सीलिया, फ्लैजिला, ये दो बड़े मशहूर है, और सीडोपोडिया। ये सीडोपोडिया, ये तीन ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। तो आपके लिए पॉइंट्स, आस्ता आस्ता पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं प्रोटोजोआ से रिलेटेड, किसके जानदार किस किस तरीके से मूव करते हैं। सीलिया पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बहुत सारे धागे छोटे छोटे, फ्लैजिला एक लंबा सा धागा होगा, और सीडोपोडिया किसी किस्म का धागा नहीं है बल्कि ये प्रोजेक्शन है। अच्छा जनाब, लोकोमोशन के बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। तो थर्ड पॉइंट पर हम आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन। अभी तक ये पॉइंट जो है ये प्रोटोजोआ के हवाले से ये पॉइंट्स आपको हम बता रहे हैं, ओवरऑल पॉइंट्स बता रहे हैं। रिप्रोडक्शन में अपने क्या लिखना है कि भाई रिप्रोडक्शन में यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और साथ ही साथ यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। बस जस्ट ये पॉइंट आपने याद रखे, दोनों तरह के रिप्रोडक्शन इसमें है। और एक और पॉइंट जो अभी मुझे याद आया जहन में, वही है कि सिस्ट जो है ये क्या है, सिस्ट एंड अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये जो जानदार है ये इनके ऊपर कभी कभी नाखुशगवार हालात आ सकते हैं, जैसे कि इंसान के ऊपर भी तो कभी कभी नाखुशगवार हालात आ जाते हैं। हाँ, तो ऐसे जानदार जब कभी कंडीशन हार्श हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, या इनको खुराक नहीं मिल रहा होता है, या अब इन सब हम लोग को अनफेवरेबल कंडीशन जब भी इनके ऊपर आ जाते हैं, तो फिर ये जानदार करते कि जैसे मैंने आपको कहा था कि ये वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सो ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें जो एक सेल के अंदर होती है, एक सेल के अंदर जो होती है वो सारे के सारे इसके अंदर भी है, और अपना ये लाइफ इस तरह से कंटिन्यू कर लिया होता है, ये सारे के सारे प्रोटोजोआ। तो ये जो एक सिंगल सेल है ये क्या करते हैं, जब हालात बिगड़ जाते हैं तो ये अपने ऊपर एक सख्त किस्म का जिल्द बना लेते हैं, खोल बना लेते हैं। ठीक है, जब ये उस वक़्त ये बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। जब ये इनएक्टिव हो जाता है, अपने आसपास एक सख्त खोल बना लेगा, तब जाकर हम उसको क्या नाम देंगे, सिस्ट का नाम देंगे। तो सिस्ट का लफ्ज़ आपको कहीं और भी मिलेगा। सिस्ट एक हिफाजती ऐसा स्ट्रक्चर है कि कोई जानदार अपने आप को बचाने के लिए लाइफ टाइम में बना लेता है। फिर जैसे हालात ठीक हो जाते हैं, ये अपना जो खोल है वापस दूर कर लेता है और इसके अंदर फिर से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, फिर से ये रीजनरेट कर लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, सिस्ट हो गया। तो ये था प्रोटोजोआ के बारे में कोई 4-5 पॉइंट्स जो अगर आपके जहन में बैठ जाएंगे तो आप बड़े आराम से एग्जाम में लिख सकेंगे इंशाल्लाह। तब अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं आगे हम आ जाते हैं ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर खुद भी ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे सब ग्रुप्स होते हैं। उनमें से जो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है अमीबाज। ये पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है जूफ्लैजेलेट, सीलिएट, फोरामिनिफेरन, एपिकम्प्लेक्सन। सो ये जो चार आपके पास जो 4 ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं, हमने इनका नाम याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप पेपर पे कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे तो इनके नाम लाजमी है, नाम आपको याद होने चाहिए, और फिर हर नाम के साथ कुछ पॉइंट्स 2, 4, 8 इतने से पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो मैं आपको वो पॉइंट्स लिख दूंगा ताकि एग्जाम में आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले आते हैं अमीबाज के हवाले से।
अमीबास के बारे में ये है कि ये एक तो ये कि सारे के सारे यूनिसेलुलर है, ठीक है। दे आर, अच्छा ये पॉइंट लिखने की जरूरत है नहीं, आप सबके साथ लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल आर यूनिसेलुलर। उसके बाद हम अमीबास के बारे में ये कहेंगे कि अमीबास के अंदर आपको वैक्यूल नज़र आएगा, ठीक है, वैक्यूल नज़र आएगा, यानी ये अमीबा का बॉडी है एज अ यूनिसेलुलर। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा, ठीक है, जिसका साइटोप्लाज्म है। ये जो बाहर वाला इलाका है अमीबास का, ये दिस इज कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म, किनारे पर जो है, और अंदर जो साइटोप्लाज्म है दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्म, ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर वैक्यूल होता है, वैक्यूल बहुत ज़्यादा स्पेशल है अमीबास के हवाले से। अमीबास देखो ये ग्रुप का नाम है, अमीबास नेम ऑफ ग्रुप, इट इज़ नॉट द नेम ऑफ सिंगल अमीबा। इसके अंदर जो वैक्यूल है, वैक्यूल दो तरह का है, एक है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और जो दूसरा है वो है फूड वैक्यूल। तो ये वैसे बाकी ग्रुप्स में भी है, लेकिन इसकी जिक्र अक्सर हम इस अमीबास के अंदर करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मकसद काम क्या है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट को जिस्म से बाहर निकालने में यूज़ होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और दूसरा जो फूड वैक्यूल है, ये फूड सब्सटेंस को बॉडी के अंदर लाने में, हजम करने में और उसको बाहर निकालने में मदद देते हैं। ये दो वैक्यूल जो आ रहे हैं। सो वैक्यूल पहला पॉइंट जो है ये आपके पास आ गया अमीबास के बारे में। दूसरा जो है पॉइंट है वो ये है अमीबास के हवाले से कि ये अमीबास जो है ये आपको फ्री लिविंग भी मिलेंगे। फ्री लिविंग भी जैसे का जिक्र पहले से हो चुका है, यानी किसी दूसरे जानदार के ऊपर या उसके अंदर रहने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अपना खुराक का बंदोबस्त खुद कर लेते हैं, आसपास मिल जाता है, पानी में उसको खुराक मिल जाता है। और दूसरा जो है वो क्या है, वो है पैरासाइटिक। कुछ अमीबास पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मीन्स कि ये जिस्म के अंदर रहकर डिजीज़ काज करते हैं। जैसे कि एक का नाम मैं आपको बताता चलो, एक अमीबा का नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अब ये क्या है, ये एक अमीबा का नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। यहाँ पर होता क्या है कि ये इंसान के बॉडी के अंदर ख़ासकर पेट में जाकर वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसका नाम है अमेबिक डाइसेंट्री। पेट ख़राब हो जाता है। तो पेट ख़राब होने से जरासीम भी पेट को ख़राब कर लेते हैं, लेकिन अगर अमीबा जो है पेट को ख़राब करे तो उसका नाम है अमेबिक डिसेंट्री, और ये कॉज करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए अमीबास के हवाले से। अमीबास जो है वो सिस्ट भी बना लेते हैं, अमीबा रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अमीबा किस तरह रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बाई बाइनरी फ्यूजन एज वेल एज बाई मल्टीपल फ्यूजन। ये अपने एक मिसाल के तौर पर ये अमीबा के अंदर ये एक सेल है, तो जब इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे बहुत सारे में, और हर न्यूक्लियस से मुस्तकबिल में एक नया अमीबा बन जाएगा। तो बहुत सारे अमीबा बन जाएंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, मल्टीपल फ्यूजन, जिसमें एक अमीबा से फ्यूचर में बहुत सारे अमीबास बन जाएंगे, इसका मल्टीपल फ्यूजन। तो 3 पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। इस एक और पॉइंट भी मैंने मिस किया था, 4th पॉइंट भी मैं जाना चाहूँगा कि अमीबास को मूव करने के लिए इनके अंदर स्ट्रक्चर क्या है मूवमेंट के लिए, तो वो आपने याद रखना है, वो है सीडोपोडिया। अब सीडोपोडिया क्या चीज़ है, ये अमीबा जो है ये जिस तरफ मूव करते हैं, मिसाल के तौर पे उस तरफ मूव करना चाहते हैं, तो अपना सेल मेम्ब्रेन को इस तरह से बेंड करके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा। इस प्रोजेक्शन का नाम है सीडोपोडिया। ये जो निकला हुआ हिस्सा है इसका नाम है सीडोपोडिया, और इसकी मदद से ये मूव करते हैं। इसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सीलिया फ्लैजेला की तरह कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए ये सीडोपोडिया की तरह से मूव करते हैं। तो अब आप खुद भी देख सकते हैं, आपको पता चल गया कि भाई सीडोपोडिया किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं इनमें से, तो आप बताओगे कि ये अमीबास से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, देन उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, जिसका नाम है
दूसरे ग्रुप का नाम क्या है? ज़ूफ्लैजेलेट। पहला ग्रुप हो गया आपका, अब आपका दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, ज़ूफ्लैजेलेट। अब जू तो चलो ठीक है, एनिमल्स को कहते हैं। फ्लैजेलेट्स जो है इसके अंदर फ्लैजेला है। इन ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको फ्लैजेला नजर आएगा। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इनके अंदर आपको फ्लैजेला नजर आएगा, जू फ्लैजेलेट। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम आपको ये बताएंगे कि ये आपको पैरासाइटिक भी मिलेंगे और आपको म्यूचुअलिस्ट भी मिलेंगे। म्यूचुअलिस्ट ये पॉइंट बड़ा स्पेशल है। पैरासाइटिक ज़ूफ्लैजेलेट में हमारे पास है ट्राइपेनासोमा और म्यूचुअलिस्ट में ट्राइकोनिम्फा है, ट्राइकोनिम्फा। ये दो जानदार है, ट्राइपेनासोमा और ट्राइकोनिम्फा। इनमें से एक पैरासाइटिक मतलब किसी जिंदा जिस्म के अंदर रहकर बीमारी कॉज करेंगे। अब जैसे कि ये कौन सी बीमारी कॉज करे? ट्राइपेनासोमा जो है ये कॉज करेंगे स्लीपिंग सिकनेस। ये एक बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस के नाम से, बंदे को बार बार नींद आती है, स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपेनासोमा। और ये जो ट्राइपेनासोमा है ये खुद किसी और जानदार की जिस्म में रहते हैं। उसका नाम क्या है? सीसी फ्लाई, TSIFLY, सीसी फ्लाई। जैसे बहुत सारे फ्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये एक किस्म की मक्खी है सीसी फ्लाई। उसके पेट के अंदर ये ट्राइपेनासोमा रहता है। अब देखो, सीसी फ्लाई इस खानदान का हिस्सा नहीं है। सीसी फ्लाई एक इंसेक्ट है, वो अलग जानदार है, लेकिन उसके पेट के अंदर ये रह रहा है ट्राइपेनासोमा इधर और डिजीज कॉज करते हैं। जिस तरह मच्छर अपने पेट के अंदर प्लाज्मोडियम को जो है पाल रहा होता है, वो फिर प्लाज्मोडियम से मलेरिया कॉज होता है। इसी तरह यहाँ पर सीसी फ्लाई जो है ये ट्राइपेनासोमा से स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। अच्छा, ट्राइकोनिम्फा ये एक म्यूचुअलिस्ट ज़ूफ्लैजेलेट है। ये अगर आपने एक नाम याद, दीमक आपने सुना होगा जो लकड़ी को खाते हैं, एक छोटा सा ये भी इंसेक्ट है, टर्माइट के नाम से उसका है, टर्माइट लकड़ी को खाते हैं, यानी लकड़ी के अंदर क्या है? सेलुलोज है। अब सेलुलोज को हजम करना टर्माइट के लिए मुश्किल है, तो टर्माइट अपने पेट में एक जानदार को पाल के रखेगा जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। इसके पेट के अंदर ट्राइकोनिम्फा है। अब ये जो ट्राइकोनिम्फा है, ट्राइकोनिम्फा एक एंजाइम बनाएगा। उस एंजाइम का नाम क्या है? उसकी बॉडी के अंदर है वो एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है सेलुलोलेज। ये एंजाइम है। तो ये एंजाइम की मदद से सेलुलोज को हजम करेगा और वो जो हजम शुदा सेलुलोज है वो टर्माइट को मिल जाएगा। टर्माइट उसके बदले में खुराक देगा किसको? ट्राइकोनिम्फा को। तो दोनों को फायदा मिल रहा है, ट्राइकोनिम्फा को भी फायदा मिल रहा है और टर्माइट को भी फायदा मिल रहा है। तो ये था म्यूचुअलिस्ट ज़ूफ्लैजेलेट। अच्छा जरा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक और पॉइंट भी है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कॉनोफ्लैजेलेट। ये पॉइंट भी लाजमी है। कॉनोफ्लैजेलेट एक किस्म का सेसाइल यानी रुका हुआ ऐसा ज़ूफ्लैजेलेट जिसमें आपको एक सेल नज़र आएगा, उसके अंदर एक फ्लैजेला होगा, दूसरा सेल आपको नज़र आएगा, उसके अंदर भी फ्लैजेला होगा। बहुत सारे आपको सेल्स नज़र आएंगे, बहुत सारे आपको सेल नज़र आएंगे और उनके अंदर आपको फ्लैजेला नज़र आएगा। मज़े की बात तो ये है कि ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक डंडी नमा स्ट्रक्चर के ऊपर इस सब को रखा गया है। वो जो डंडी नमा स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टाक, और ये जाकर किसी पत्थर या ज़मीन के साथ अटैच है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपको बहुत सारे सेल्स नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 बहुत सारे सेल्स नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर फ्लैजेला भी नज़र आ रहा है। फ्लैजेला के आसपास आपको इस तरह का कॉलर भी नज़र आएगा। कॉलर, ये फ्लैजेला है, ठीक है, ये सारा का सारा फ्लैजेला है, इसके पास कॉलर सेल्स है, ठीक है, लाइक दिस। और ये जो आपको स्ट्रक्चर
नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉर्नोफ्लैजिलेट का नाम देते हैं। इसे मतलब बहुत सारे सेल्स है एक साथ रह रहे हैं। ये जो कॉर्नोफ्लैजिलेट है ये बिल्कुल मैच करता है, किसके साथ मैच करता है? स्पॉन्ज के साथ। अब स्पॉन्ज एक एनिमल है, बिल्कुल ट्रू एनिमल है, पक्का एनिमल है। उस स्पॉन्ज का जो बॉडी है वो बिल्कुल इस तरह से है। स्पॉन्ज के बॉडी के अंदर अगर आप जाएं तो स्पॉन्ज के बॉडी में आपको इस तरह से 2 लेयर्स नजर आएंगे, 2 लेयर्स नजर आएंगे। उन 2 लेयर्स में से यहाँ पर 2 लेयर के बीच आपको इस तरह के सेल्स नजर आएंगे, बाकायदा सेल्स। उन सेल के आसपास क्या होगा? फ्लैजेला होगा, और उसके आसपास इस तरह का कॉलर होगा। जैसे मैंने आपको इधर बताया था कॉलर, बिल्कुल इस तरह का कॉलर यहाँ पर भी है। तो इन सेल्स की वजह से इन कॉर्नोफ्लैजेलाइट के अंदर कॉर्नोफ्लैजेलेट, और यहाँ पर जो सेल इसका नाम क्या है? कॉर्नोसाइट। ठीक है, इस वजह से साइंटिस्ट ने एक पॉइंट यहाँ से निकाला हुआ है कि ये जो स्पॉन्ज है इसकी शक्ल किसके साथ मिलती जुलती है? कॉर्नोफ्लैजेलेट के साथ। स्पॉन्ज की शक्ल यानी प्रोटोजोआ में जूफ्लैजिलेट के साथ मिलता है। तो उन्होंने एक बात यहाँ से डिड्यूस की है कि आज के जो एनिमल्स हैं उनका आबाओ अजदाद जूफ्लैजिलेट है, और जूफ्लैजिलेट भी कौन है? कॉर्नोफ्लैजिलेट। तो ये एक इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया। तो जूफ्लैजिलेट के बारे में ये पॉइंट्स खत्म हो गए। अब आप आ सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, जिसका नाम है सीलिएट्स। और सीलिएट के बारे में भी हम कुछ पॉइंट्स निकाल देते हैं। अच्छा, तो सीलिएट के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो हमारे पास ये होगा कि भाई ये सीलिया के थ्रू मूव करते हैं, इनके बॉडी के अंदर सीलिया है। और एग्जाम्पल जो है हम आपको यहाँ पर बता देंगे कौन कौन से एग्जाम्पल। एक बड़ा मशहूर एग्जाम्पल जो है वो है पैरामीशियम। ये बहुत बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है पैरामीशियम के हवाले से। पैरामीशियम का जो जिस्म है वो कुछ इस तरह से है, ऐसा शूज लाइक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा गुलेट नुमा स्ट्रक्चर है, और इसके जिस्म के आसपास आपको छोटे छोटे धागे नजर आएंगे, छोटे छोटे धागे आपको नजर आएंगे, जिसका हमने नाम पहले से रखा हुआ है। क्या नाम रखा हुआ है? सीलिया। ठीक है, इसका नाम क्या है? सीलिया। इसीलिए तो इनका नाम सीलिएट्स रखा हुआ है। यानी इसके अंदर और भी जानदार है, लेकिन उसमें है पैरामीशियम बड़ा मशहूर, एक और भी है स्टेंटेला। ठीक है, तो पैरामीशियम इज अ वेरी वेल नोन, बहुत ही ज़्यादा फेमस ऑर्गेनिज्म है सीलिएट से। उधर आपने 2 एग्जांपल पढ़ लिए थे जूफ्लैजिलेट में, सीलिएट में सिर्फ एक एग्जांपल है, वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम के बॉडी के अंदर यानी सीलिएट के बॉडी के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस नजर आएंगे। एक बड़ा न्यूक्लियस होगा, एक छोटा न्यूक्लियस होगा। जो छोटा न्यूक्लियस है उसका हम नाम देंगे माइक्रो न्यूक्लियस, और जो बड़ा न्यूक्लियस है उसका नाम होगा मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस जो है ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करने में जो है इस न्यूक्लियस का किरदार है। यानी ये जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि एक सीलिएट दूसरे सीलिएट के करीब आकर ये अपना डीएनए एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को डीएनए दे देते हैं। तो ये जो डीएनए का देना होता है एक जानदार से दूसरे जानदार की तरफ जो डीएनए जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। तो अब आपको ये भी पता चला कि सीलिएट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन में 2 जानदार एक दूसरे के करीब आकर एक को अपना डीएनए दे देंगे, अपना डीएनए ट्रांसफर कर देंगे, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन में जो डीएनए जा रहा है वो किस न्यूक्लियस से जाएगा? वो यहाँ से, ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है। माइक्रो न्यूक्लियस बच्चे पैदा करने से ये रिलेटेड है, लेकिन जो दूसरा न्यूक्लियस है उसका नाम है मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस का कोई किरदार नहीं है रिप्रोडक्शन के साथ, बल्कि ये कहाँ पर यूज होते हैं? ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में रोल अदा करते हैं। मतलब ये जो पैरामीशियम के अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है, पैरामीशियम के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिए, तो फिर उस ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए ये न्यूक्लियस अपना रोल अदा करेगा।
तो ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है, आप लोग कभी भी नहीं भूल पाओगे कि सीरीट के अंदर वो स्पेशल पॉइंट क्या था। हम कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस इज रियली अ स्पेशल पॉइंट। देन हम आ जाते हैं फोर्थ ग्रुप की तरफ, जिसका नाम है फोरामिनिफेरन एंड एक्टिनोपोड्स। वैसे हम ये कहते हैं कि ये 6 ग्रुप्स हैं। वैसे अगर एक तरफ देखा जाए तो 6 ग्रुप्स हैं, क्योंकि फोरामिनिफेरन और एक्टिनोपोड जो है ये दो ग्रुप्स हमने एक साथ लिखे हुए, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉमन पॉइंट है जिसकी वजह से हमने इन दोनों को हमने एक साथ लिखा हुआ है। वो कॉमन पॉइंट क्या है कि इनका बॉडी जो है, इनका बॉडी शेल रखते हैं, ठीक है, इनके बॉडी के आसपास शेल होता है। मतलब कैसे, ये एक जानदार है, एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के आसपास आपको क्या नजर आएगा, यहां पर आपको एक शेल नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो शेल है, इस शेल को ये या तो सिलिका से बना हुआ होगा, सिलिका, ठीक है, सिलिका SiO2, या फिर ये शेल जो है ये बना होगा हमारे पास कैल्शियम से, कैल्शियम Ca। लेकिन याद रखिएगा कि जो फोरामिनिफेरन है उसमें कैल्शियम से मिलकर बना होगा ये फोरामिनिफेरन का जो ये ग्रुप है उसमें ये शेल जो है कैल्शियम से मिलकर बना होगा। और जो एक्टिनोपोड्स हैं, एक्टिनोपोड्स इसमें जो है ये फिर सिलिका से बना हुआ होगा। और इसके बारे में आप ये एक पॉइंट था, जस्ट वन पॉइंट, कि भाई इनके जिस्म के ऊपर आसपास शेल बना होता है, और वो शेल या तो कैलकेरियस यानी कैल्शियम का बना होगा, या सिलिसियस या सिलिका का बना होगा। एक और पॉइंट लाइमस्टोन के हवाले से, आपने देखा होगा समुद्रों के अंदर बड़े बड़े पहाड़ नमा स्ट्रक्चर, पहाड़ नमा पत्थर नजर है बड़े बड़े। आप देख रहे हो कि यार ये तो पहाड़ है तो पत्थर है, लेकिन नहीं। अगर आप देखें कि एक समंदर है और समंदर के अंदर आप जाके देखें तो आपको बड़े बड़े पत्थर नजर आएंगे। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये दरअसल ये वाले जो जानदार है जब बॉटम में चले जाते हैं तो ये साथ साथ यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, और इनके जिस्म के आसपास ज़ाहिर है कैल्शियम कार्बोनेट भी पड़ा होगा, क्योंकि इनका जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना हुआ है। तो बहुत सारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम नाम देते हैं लाइम स्टोन, और ये पूरा जो पहाड़ है इसको बोलते हैं लाइम स्टोन रॉक्स। तो ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है जो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। आप लोग जरा अगर आपके नेट है तो आप ज़रा टाइप कर ले लाइमस्टोन रॉक्स, तो बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आएंगे। वो बड़े बड़े पत्थर कौन बनाता है, ये जानदार बनाते हैं, सही है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको पिक्चर इसकी देख सकते हैं। लास्ट में हम आते हैं एपी कॉम्प्लेक्सन की तरफ। एपी कॉम्प्लेक्सन, इसमें थोड़ा से पॉइंट ज्यादा है। अच्छा, पहले आते एपी कॉम्प्लेक्सन का नाम क्यों रखा गया इस तरह एपी कॉम्प्लेक्सन के, बल्कि इसको आप छोड़ दें। एपी कॉम्प्लेक्सन का के साथ जो पहला पॉइंट हम लिखेंगे एग्जामिनेशन में, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, वो ये है कि ये पैरासाइटिक ग्रुप है। पैरासाइटिक मतलब इसके अंदर अक्सरियत में जानदार पैरासाइट है। इससे पहले आपने देखा था उसमें एक दो कम पैरासाइटिक थे, लेकिन इसमें अक्सर जानदार पैरासाइटिक है। तो ये पहला पॉइंट है जो हम लोग लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर पैरासाइटिक। अब हम आ जाते हैं, इसके नाम में बड़ा कमाल है, एपी कॉम्प्लेक्सन। एपी कॉम्प्लेक्स असल में अगर आप इनमें से किसी एक जानदार को उठाएंगे तो उस जानदार के बॉडी के अंदर आपको किसी एक साइट पर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर किसी एक साइट पर, यहाँ पर ये एक साइड है, यहाँ पर वो स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, खासकर माइक्रोट्यूब्यूलर एक खास अरेंजमेंट में यहाँ पर पड़े हुए होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट में। इस स्ट्रक्चर को हम एपी कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये जो निकला हुआ ऐसा है, यानी इसके सेल के अंदर जो काम की चीजें हैं वो एक साइड पे पड़े हुए होते हैं, और ये जो साइड है इसको बोलते हैं एपी कॉम्प्लेक्स। और यही साइड किसी सेल के अंदर, अपना होस्ट के सेल के अंदर
इंटर होने में मदद करते थे। ठीक है, तो इस साइड का नाम हमने एपी कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है, पूरे जानदारों का नाम हमने एपी कॉम्प्लेक्सान रखा हुआ है। ये बड़ा स्पेशल पॉइंट था कि भाई इसको एपी कॉम्प्लेक्सान क्यों कहा जा रहा है। अच्छा, एक स्पेशल पॉइंट और कि इस ग्रुप के साथ किसी किस्म का फ्लैजेला या सीलिया नहीं है। ये मूव तो करते हैं, लेकिन मूवमेंट के लिए अपनी बॉडी को थोड़ा सा शॉर्ट करके लंबा करके, शॉर्ट करके लंबा करके इस तरह से भी मूव करते हैं। दिस कॉल्ड एज फ्लेक्सिंग, दिस कॉल्ड एज फ्लेक्सिंग। सो देयर इज नो स्ट्रक्चर फॉर मूवमेंट, लेकिन फिर भी ये मूव कर सकते हैं। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? फ्लेक्सिंग। अपनी बॉडी को थोड़ा सा आप किस तरह छोटा करके लंबा करके, छोटा करके लंबा करके, या फिर कर्व करके सीधा करके, कर्व करके सीधा करके, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज एपी फ्लेक्सिंग, इसको हम लोग नाम देते हैं। अच्छा, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है कि इनको चाहिए 2 होस्ट, इनको 2 होस्ट चाहिए। अपना खुराक और बच्चे तैयार करने के लिए ये 2 होस्ट के अंदर रहते हैं, उधर अपना लाइफ साइकिल गुजारते हैं। किस तरह से? पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, वो है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम खुद एक मच्छर के बॉडी के अंदर रहते हैं, जिसका नाम है, अच्छा, मॉस्किटो में भी 2 किस्म के मॉस्किटो होते हैं, मेल और फीमेल। जो फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलीज, वो जो मॉस्किटो है, उस मच्छर के बॉडी के अंदर क्या पड़ा है? प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है, ये एक एपी कॉम्प्लेक्सन है। प्लाज्मोडियम मच्छर के जिस्म के अंदर सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, मच्छर के बॉडी के अंदर, मतलब इस तरह बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम का एक स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वो कुछ इस तरह से है। ये एक सिंगल सेल जानदार है, इसके अंदर अपना न्यूक्लियस है। तो ये प्लाज्मोडियम, इस तरह बहुत सारे प्लाज्मोडियम एसेक्सुअल तरीके से ये मच्छर के बॉडी में बच्चे दे देंगे। फिर जब ये मच्छर किसी दूसरे इंसान को काटते हैं, ह्यूमन होस्ट, अब ये देखो, ये इंसान है, मच्छर ने अगर जब इंसान को काटता है, ज़ाहिर है वैसे खून चूस लेता है, तो उस खून के चूसने के दौरान मच्छर के बॉडी से प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। तो यहाँ पर जब हमारी बॉडी के अंदर जब प्लाज्मोडियम आ जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वो प्लाज्मोडियम फिर से बच्चे देना शुरू कर लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर। और हमारी बॉडी के अंदर भी कौन सा जगह है जहाँ पर ये बच्चे देते हैं? खासकर ये पहले लिवर में जाकर कुछ बच्चे देते हैं, उसके बाद RBCs में, ये जो खून के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसका अपना बाकायदा लाइफ साइकिल का एक लेक्चर मैं फिर आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन आज लेक्चर को लाइफ साइकिल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि इस ख़ानदान के जानदारों को 2 होस्ट में जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना पड़ता है। जिस तरह के एक मच्छर है, एक इंसान है, तो प्लाज्मोडियम जिंदगी का कुछ हिस्सा मच्छर के बॉडी में गुजार लेता है, वहाँ पर ये सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, और लाइफ का कुछ हिस्सा ये ह्यूमन के अंदर गुजारते हैं, जहाँ पर वो एसेक्सुअल तरीके से बच्चे दे देते हैं। तो इस तरह से इनका लाइफ साइकिल भी मुकम्मल हो जाता है, और ये पॉइंट भी आ गए। सारा का सारा जो ग्रुप था प्रोटोजोन आज हमने मुकम्मल कर दिया। एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि किंगडम प्रोटिस्टा में 3 ग्रुप से एनिमल लाइक प्रोटोजोन, प्लांट लाइक एल्गी, और थर्ड है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। आज हमने सिर्फ एक को पढ़ा जिसका नाम है प्रोटोजोन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, और एनिमल के अंदर हमने जो पॉइंट्स देख लिए वो था इसका हैबिटेट, कि ये कहाँ पे रहते हैं, इसका लाइफस्टाइल में देखा कि किस तरह लाइफस्टाइल में है, फ्री लिविंग है, पैरासाइटिक है या म्यूचुअलिस्ट है। स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर फ्री लिविंग है तो कौन सा, प्रोटोजोन में तो बहुत सारे, कौन सा ग्रुप जो है फ्री लिविंग है, कौन सा जानदार फ्री लिविंग है, कौन सा म्यूचुअलिस्ट है, कौन सा पैरासाइटिक है। ये आपके MCQs के लिए जरूरी है, और खासकर एंट्री टेस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आपको पॉइंट्स याद हो। उसके बाद हमने प्रोटोजोन के अंदर ग्रुप्स बना लिए थे, हर ग्रुप के साथ हमने 2-3 पॉइंट्स आपको इस तरह पॉइंट बता दिए ताकि वो कभी भी आप भूल नहीं पाओगे।
जैसे कि अमीबा के अंदर हमने पॉइंट देखा कि अमीबिक डायसेंट्री कॉज करते हैं। फिर आपने सीलिएट के अंदर आपने देखा कि भाई 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। फिर आपने जूफ्लैजिलेट के अंदर आप गए कि वहाँ पर कॉर्नोफ्लैजिलेट जो एनिमल के साथ मिलते जुलते हैं। फिर आप गए उसमें एपिकॉम्प्लेक्सा की तरफ, जब आपने देखा कि भाई ये अक्सर इसमें पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हर ग्रुप के साथ आपने एक्टिनोपोड और फोरामिनिफेरा आपने देखा कि वो शेल बनाते हैं और लाइमस्टोन में इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो एक स्टूडेंट इस लेक्चर को सुनने के बाद उसके माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके होंगे और वो एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म हो गया। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।